अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हमें ज़रा समझाइएगा ये इन विट्रो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है इसके हवाले से कि पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का इस वक्त क्या किरदार है। देखें जी, ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर कोई भी मेडिसिन, आपको पता ही है मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बिफोर मेडिसिन यू नीड डायग्नोसिस। तो जो डायग्नोसिस की इम्पॉर्टेंस है, जिसको हम उर्दू में तशख़ीस कहते हैं, ड्यूरिंग कोविड भी आपने देखा कि जो पूरी दुनिया से कोविड का खात्मा हुआ वो बेसिकली पीसीआर यानी डायग्नोसिस से ही हुआ। तो डायग्नोसिस की जो इम्पॉर्टेंस है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में अर्ली डायग्नोसिस यानी टाइमली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान में इसको कहते हैं इन विट्रो डायग्नोस्टिक, जिसके अंदर जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं या ब्लड बैंकिंग है, जितना भी हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम में, और आज के दौर में इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई भी मेडिकेशन जो है वो डायग्नोसिस के बगैर हो नहीं सकती। अगर पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और उसकी वजह यही है कि जब डायग्नोसिस नहीं होगी और हम उसको पेशेंट्स को एंटीबायोटिक विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस देंगे तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो डायग्नोसिस पाकिस्तान में इस वक्त एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि हम वी आर अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन पॉपुलेशन। तो 240 मिलियन लोगों के लिए पाकिस्तान में डायग्नोसिस की फैसिलिटी इससे पहले बहुत अच्छी नहीं थी, जो अब अवेयरनेस आने के बाद बहुत अच्छी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि स्टेज पे खड़े हैं हम, अभी अवेयरनेस तो बेशक आई है, लेकिन फिर भी क्या लोग उस तरह अप्रोच कर रहे हैं डायग्नोस कराने के लिए? क्योंकि अभी हमने देखा है कि कैंसर का रेशियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट? तो अगर अर्ली डायग्नोसिस की तरफ लोग जा रहे हैं तो फिर तो इसकी बहुत पहले अगर पता चल जाए तो उसी लिहाज से उसका इलाज भी हो सकता है। तो कहाँ, किस स्टेज पे खड़े हैं हम? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है जी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और ख़ासतौर पे कैंसर को अगर स्टेज 1 पे ही कैच हो जाए, उसका पता चल जाए, तो उसके सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अब उसकी अवेयरनेस आ चुकी है। पाकिस्तान में लेबॉर्ट्रीज़ का बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है, बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक सेक्टर में भी। और अब तो डायग्नोसिस के बगैर ट्रीटमेंट का ऑप्शन आप समझिएगा ना होने के बराबर है। लेकिन उसमें चैलेंज जो आ रहा है इस वक्त वो अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी का आ रहा है। आप देखेंगे तो पाकिस्तान में जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं, जो हेल्थ स्ट्रक्चर या नेटवर्क अवेलेबल है, वो मेजर सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर निकलें तो आपका एक डिफरेंट कल्चर नज़र आता है। तो हमें इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें अगर प्राइमरी हेल्थ के ऊपर जाएंगे तो एक तो हमारा टर्शरी केयर के ऊपर बर्डन कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लोग आएंगे तो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। दूसरा, जो हमारा अभी भी 60-70% पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज़ के अंदर है, वहाँ पे हेल्थ नेटवर्क ना होने के बराबर है। हालांकि हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट या रूरल हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे अब ज़रूरत है ज़्यादा फोकस करने की। और उसके लिए क्योंकि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जिससे हम कहते हैं जी ऑनलाइन मेडिकेशन, अब ऑनलाइन डायग्नोसिस भी आ गया, जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस। चैलेंज इसके अंदर जब आता है अफोर्डेबिलिटी का, तो हम इस वक्त 98% जो है अपनी नीड को इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस आप यूँ कह सकते हैं कि आप 100% इम्पोर्ट ड्रिवन है। तो 240 मिलियन लोगों के लिए जब आप 100% इम्पोर्ट पे जाएंगे तो आप उसकी अफोर्डेबिलिटी बिग चैलेंज। डेफिनेटली। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो आपकी इंडस्ट्री है, एविड इंडस्ट्री, और आप ये फोकस रखते हैं मेड इन पाकिस्तान के हवाले से, सो पाकिस्तान में इस वक्त आप लोग क्या तजर्बा कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग बना रहे हैं? देखिए जी, ड्यूरिंग कोविड सबसे पहले ये रियलाइजेशन हुई कि जब एक पूरी दुनिया, आपको पता है, लॉकडाउन में जा चुकी थी और कोई भी एयरलाइंस ट्रैवलिंग रुक चुकी थी, तो उस वक्त हमें बहुत सारे अदारों में, जिसमें डेस्टो है, NIH है, आर्मी की कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने अप्रोच किया, क्योंकि हम 2000 से पाकिस्तान में एक लीडिंग कंपनी के तौर पे सप्लाई कर रहे थे एज ए डिस्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने कहा जी आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग में स्टेप इन करें। तो वी डिसाइडेड, और हमने उस वक्त शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस कोविड टाइम आज हम पाकिस्तान में वी आर वर्किंग एज ए पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री। हम बहुत सारी प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट भी शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर हेपेटाइटिस C, मलेरिया, डेंगू, जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, फिर इनके जो PCR टेस्टिंग, फिर पाकिस्तान में हमने पहला ग्लूकोमीटर, पाकिस्तान में अब देखें कि 34 मिलियन पॉपुलेशन जो हमारी वो डायबिटिक है, और आप ये देखेंगे हम $50 मिलियन के ग्लूकोमीटर और सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं, उनके लिए इम्पोर्ट करते हैं। तो हमने पाकिस्तान में पहला ग्लूकोमीटर लॉन्च भी कर दिया हुआ 1 साल से, उसकी CE मार्किंग भी अचीव कर ली और उस वक्त अवेलेबल है, और बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर पब्लिक सेक्टर में यूज़ भी हो रहा है। फिर हम अपनी आप खाम माल इंपोर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? जी, हम बहुत सारी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बेसिक मटेरियल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने
प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं चाइना में एक टूर पे भी गया, वहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एग्रीमेंट साइन की और हम वो टेक्नोलॉजी हेपेटाइटिस सी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग में अचीव कर चुके हैं। अच्छा। और इस वक्त हम बहुत सारी जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं, हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग है, फिर आगे हम उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को सामने यू आर देखें। इकोनॉमिक एक्सपर्ट एज वेल, मुझे ये समझाइएगा कि इससे इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होगा और कितना फ़र्क पड़ेगा जब पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी। देखिए जी, कोई भी कंट्री इंपोर्ट वो जो हम करके, तजारती खसारे का जिक्र करते हैं, हाँ, कोई मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ कि कोई भी कंट्री इंपोर्ट करके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकती। और पाकिस्तान जो 240 मिलियन लोग हैं और जहाँ पे ऑलरेडी वी आर पासिंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें सबसे बड़ा क्राइसिस हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और हेल्थ केयर सेक्टर तो कोई देखना, कोई भी नेशन हेल्दी नेशन नहीं होगी तो स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं हो सकती। अब हेल्थ सिक्योरिटी इज लीडिंग टुवर्ड द नेशनल सिक्योरिटी। डेफिनेटली, ठीक है। अब इस वक्त आप देखें कि हम तकरीबन $2 बिलियन की इंपोर्ट्स कर रहे हैं अपने हेल्थ मटीरियल, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स हैं, IVDs हैं, मेडिकल डिवाइसेस हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी या डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकें? तो जो हमारा इस वक्त जो क्राइसिस चल रहा है कोविड के बाद, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, दोबारा इस वक्त सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। अब इस डिस्टर्ब सप्लाई चेन के साथ जब फ्लाइट्स नहीं होंगी या डिस्टर्बेंस आएगी, जो हम फोर्स ही कर रहे हैं। इनफैक्ट आज दिन तक ईरान खुद सर्वाइव भी इसी वजह से कर रहा था कि ईरान खुद कफील है। एब्सोल्युटली, दिस इज द चीज। मैं बड़ी दफा विजिट भी किया है ईरान। इस वक्त देखें, अभी जो 50 साल से सैंक्शंस के बावजूद वो एक हेल्दी नेशन के तौर पे ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं बट दे आर थ्राइविंग। ठीक है, दे आर ड्राइविंग। तो उसकी वजह यही है, हमारे जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, नेबर कंट्रीज है, बांग्लादेश में आप समझे कि वो हमसे बेहतर है अपने लोकल सॉल्यूशंस के अंदर। और इसी तरीके से मेक इंडिया या मेड इन चाइना, चाइना ने कैसे प्रोग्रेस की? उन्होंने तो बैन कर दिया जी, इंपोर्ट हो ही नहीं सकता जब तक आप लोकल नहीं बनाएंगे। और पाकिस्तान में आज के दिन में जो मेन चैलेंज है, जो हमने सबसे पहले हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, उड़ान की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में जाना है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आई थिंक द फर्स्ट स्टेप है जो अपनी इकानमी को ना सिर्फ ड्राइव करेगा बल्कि अल्टीमेटली पहले अपनी लोकल नीड पूरी करेंगे, फिर आप एक्सपोर्ट्स मार्केट में जाएंगे। और उसके लिए हमें जो लोकल रेगुलेशंस हैं, लोकल जो कंप्लाइंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो मेड इन पाकिस्तान को पब्लिक सेक्टर्स में प्रमोट करने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें लोकल इंडस्ट्री न सिर्फ इम्प्रूव करे बल्कि वो आगे बढ़े। आप देखें, इंडोनेशिया में उनकी एक नेशनल कैटलॉग है। उस नेशनल कैटलॉग में अगर कोई प्रोडक्ट्स लोकल बन रही होती हैं तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकती, पब्लिक सेक्टर ने वही यूज़ करनी है। सऊदी अरब का 2030 का विजन क्या है कि आप हर चीज़ लोकल बनाएं, मेड इन सऊदी अरेबिया, ताकि लोकल लोगों के लिए लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। और इसके अलावा जब लोकल, ख़ास तौर पे हेल्थ केयर के अंदर हमें लोकल सोल्यूशन इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा डिफरेंट DNA होता है। अब हम जो प्रोडक्ट अमेरिका में बन रही है, यूरोप में बन रही है, दैट इज़ नॉट फॉर अस। अब तो कंसेप्ट आ रहा है कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का। अब जो पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन है वो तभी होगी कि जब आपका लोकल जेनेटिक बैकअप DNA बेस के ऊपर ही आपके, नॉट ओनली इन मेडिसिन्स बल्कि इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी तो ये सीन है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, लेकिन सर इसमें एक और चीज़ भी है ना, वो लोग अपनी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम मेड इन पाकिस्तान चीज़ को देख के हम इम्पोर्टेड चीज़ की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और जो मेड इन पाकिस्तान होती हैं, जैसे कि छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी, लोग बहुत चिप्स खाते हैं, ठीक है, मुझे एक चिप्स पसंद है विच इज़ बेक्ड, ठीक है, हालांकि अदरवाइज मैं चिप्स नहीं खाती, और वो मेड इन पाकिस्तान है और मैं सबको बोल थक गई हूँ कि वो सबसे बेहतरीन चिप्स है, लेकिन फिर भी चूंकि वो पाकिस्तान में शायद मेड, हालांकि वो है बहुत, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आई डोंट नो व्हाई। तो आपको नहीं लगता कि हमारे अपने लोग भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, शायद उसकी इकोनॉमी में हम इस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं जिस तरह बाकी के नेशंस अपनी इकोनॉमी? आप सही कहा, ये माइंडसेट गेम है। और इसके अलावा हमें जो एक कल्चर डेवलप करना है, देखें अभी तक जो हम एक कल्चर में जा रहे हैं ना, वो अडाप्टेबिलिटी हमारी है कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, उसको अडाप्ट कर रहे हैं। अभी हमें एक अपनी नेशन को, अपने यंग जनरेशन को, आज और कल की जो यंग है उनको बनाना है बिल्डर्स। वी हैव टू क्रिएट अ न्यू चैप्टर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आज भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि आपके चारों तरफ एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए। हमें जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो एंटरप्रेन्योर बने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, जो साइंटिस्ट बने, जो क्रिएटिव हों, जो आगे आके रिसर्चर्स हों। अगर हम अपना रिसर्च बेस्ड, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च और साइंस के ऊपर, तो जो लोकल चीज़ें बनेगी उनकी कमर्शलाइजेशन, हम जैसी इंडस्ट्री के लोग, बहुत सारे और जो बाहर में पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, वो आना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। SAFC इसमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ भी रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी और मेरे ख्याल में पुश की ज़रूरत है। और सिचुएशन और आई थिंक इन्वायरमेंट
बिल्कुल मौजूद है इस वक्त। पाकिस्तान जिस तरीके से देखें ना, डिफेंस में हम सेल्फ रिलायंट हैं और हम कह सकते हैं कि वी आर अ बिग नेशन, वी आर अ पावरफुल नेशन, लेकिन अब हमें इकोनॉमिकली अपने आप को प्रूव करना है और वो सेल्फ रिलायंस अचीव होनी है डेफिनेटली जब हम लोकलाइजेशन के कंसेप्ट को बेस लाइन के ऊपर इस्टेब्लिश करें, अपना कल्चर बनाएं, अपना माइंड सेट चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। जब आप देखें अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट जो है तभी होगा जब आप थ्रू लोकलाइजेशन इस प्रोडक्ट को लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट खुद ब खुद आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक गेटवे है टू मिडिल ईस्ट है, टू सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, सराउंडिंग में है और हमारी लोकल लेबर कास्ट बहुत कम है। और आपने एक जो बात की उस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रोडक्ट्स जो आप लोग ने बनाई हैं, ग्लूकोमीटर जिस तरीके से है या आईवीडीज की डिफरेंट चीज़ें, वो मार्केट कंपैटिटिवली प्राइस वाइज यहाँ पर लोकल इंपोर्ट होने की वजह से सस्ती हैं या फिर जो है वो बिल्कुल कंपैटिटिव लेवल पर ही हैं? नहीं, हमारी 30 to 40% प्राइसेस कम है, ठीक है, और इसीलिए हम पेनिट्रेट भी कर रहे हैं मार्केट में और हम डेफिनेटली मेरे ख्याल में और भी लोग अब इसमें आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ी मार्केट है और एक बड़ी पॉपुलेशन है और अब हमारे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट में तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे भी कम है रिलेटिवली, लेकिन हमारे लिए एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे और हम गेटवे पे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर लोकल पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो 240 मिलियन के लोग हैं, हमारे नेबर कंट्रीज़ में देखें तो आप समझें इतनी ही पॉपुलेशन हमारे सराउंडिंग कंट्रीज़ में मौजूद है जहाँ जिनको हम सर्व कर सकते हैं। ज़फर साहब, हर्डल्स जो आपने फेस किए इस पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, उसके हवाले से हमें बताइएगा। देखिए जी, हर्डल्स आपकी बात जिस तरीके से आपने कहा कि एक इनर्शिया जो आता है ना आपको, वो आता है माइंड सेट से कि मुझे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट लेनी है और उसके लिए जो हमारे जो यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या लेबॉर्ट्री प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हमारे परचेज़ के लोग हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन बनाई होती है जो पिछले 10 साल से 20 साल से 50 साल से चल रही है। अब वो कहते हैं जी अगर हम एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन टेंडर में डाल देते हैं इम्पोर्टेड, तो वो तो टेंडर में पहला नॉकडाउन हो गया जी, लोकल तो आ ही नहीं सकता। हाँ, इसी तरह बिल्कुल सही बात है। तो ये है। दूसरा जो पॉलिसीज़ हैं, देखें मैं जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी बांग्लादेश की, इंडोनेशिया की, इंडिया की, चाइना की, सऊदी अरब की, अब वहाँ पे जो है ना वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पब्लिक प्रोक्योरमेंट में वो अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जी कि अब एक प्रोडक्ट लोकल अवेलेबल है तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1, और अगर वो 30% 20% महंगी भी है, क्योंकि शुरू में आपका लोकल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा होता है, जब थोड़े स्केल पे आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपकी कास्ट ज़्यादा होती है, तो आप उसको जब तक अडॉप्टेबिलिटी में नहीं जाएंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री तो ग्रो नहीं करेगी। अच्छा, आपको लगता है वैसे हमारी इंडस्ट्री मेडिसिन को लेकर इतनी ग्रो कर जाएगी कि हमारी मेडिसिन जो है हम बाहर भेजेंगे और लोगों को एक्चुअल में भरोसा होगा हमारी मेडिसिन पे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखें तकरीबन 700 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स हो रही है। हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सपोर्ट्स अवार्ड भी ले रही हैं। अच्छा। हमारी नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, इसी तरीके से यूरोप में एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। और हमारी जो अपनी प्रोडक्ट है अभी तो हमें अभी एट वेरी इन्फेंसी स्टेज, लेकिन हमारी प्रोडक्ट यूएई में रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और हमारी एक्सपोर्ट शुरू हो चुकी है। इसमें देखें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी वही होगी जो इंटरनेशनल है, क्योंकि उनके जो एक्रीडेशन, जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जब आप बात करें तो सर्टिफिकेट की बात ना करें, ओरिजिन की बात ना करें, बल्कि स्पेसिफिकेशन की बात करें। तो जब आप स्पेसिफिकेशन की बात करें तो वो पाकिस्तान में बनी हुई प्रोडक्ट हो या यूएसए या यूरोप की हो, जब सेम स्पेक्स और सेम स्टैंडर्ड्स के ऊपर है तो यू शुड अडॉप्ट। वेरी नाइस। अच्छा सर, बहुत सारे अब बच्चे जो है वो बायोटेक के हवाले से बात करते हैं, हेल्थ केयर के शोबे में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जाना चाहते हैं, वो क्या जो है वो रास्ता अपनाएं? पाकिस्तान में तो पहले ऐसी कंपनीज नहीं थी, लेकिन अब चूंकि आपकी कंपनी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज अब काम करना शुरू हो गई हैं, और उससे भी बढ़ के उन बच्चों को ये मोटिवेट करना कितना ज़रूरी है कि आप लोग खुद जो है वो इस इंडस्ट्री की तरफ आके एज एन एंटरप्रेन्योर जो है वो काम स्टार्ट करें। देखिए जी, कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती जब तक वो एकेडमिया और उनके दरमियान कमर्शियलाइजेशन के दरमियान ब्रिज ना हो। तो वो इस वक्त जो है ना ब्रिजिंग हमारा वीक है और बहुत वीक है सर। और उसकी वजह ये है कि जो हमारी एकेडमिया भी है वहाँ पे जो रिसर्च ओरिएंटेशन जो है वो कम है। हमने एकेडमिया को हॉस्पिटल्स के साथ अटैच कर दिया है, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर, लेकिन उसके बावजूद जो आपने इंडस्ट्री का जिक्र किया वो बहुत ज़्यादा लैकनेस हमें इस हेल्थ केयर के शोबे में भी नज़र आती है। देखिए जर्मनी हो जाए या कोई भी जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे जाकर देखें तो हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं। वो जो इंक्यूबेटर सेंटर्स होते हैं, वो जो प्रोडक्ट वहाँ पे जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं या साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्च करने के बाद उनकी एक लैब स्केलिंग के ऊपर वहाँ पे उनकी वैलिडेशन होती है और उसके बाद वो इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिल के उसकी कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो इंडस्ट्री की तरफ कमर्शियलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स को एज ए पेटेंट
सेल भी करते हैं, और जिसकी वजह से उनके लिए पीछे R&D के लिए एक कंटिन्यूटी आती है फंड्स की। और इस वक्त अगर गवर्नमेंट सारा फंडिंग करती रहे और इंडस्ट्री फंडिंग ना करे तो वो प्रोडक्ट डेवलप नहीं हो सकती। तो हमें इस वक्त दोनों हैंड से इन एकेडमिया को स्ट्रॉन्ग करना है, रिसर्च ओरिएंटेशन बनाना है, वहाँ पे इनक्यूबेटर्स चाहिए, रिसर्च इनक्यूबेटर, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए, इंडस्ट्री को उनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किए हैं और करते जा रहे हैं, ताकि हम उन लोगों को प्रमोट करें जो कोई प्रोडक्ट लेके आना चाह रहे हैं मार्केट में। हम उनको कोशिश करें कि उनको फोकस करें, उनको कम से कम सपोर्ट करें, उनकी कमर्शियल स्केलिंग पे लेके। और जब ये कल्चर डेवलप हो जाएगा तो फिर आप देखें दुनिया में कहीं भी तरक्की जो हुई है वो होती तो साइंस और रिसर्च ही है ना। बेसिक तो साइंस है, रिसर्च है, जिसकी वजह से इनोवेशन आएगी, फिर इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट करेगी और उनको पब्लिकली अवेलेबल करेगी। ठीक। अच्छा, जैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमने देखा है पाकिस्तान में शुगर का उसका रेशियो बहुत बढ़ गया, कैंसर का, शुगर का रेशियो बहुत बढ़ गया, राइट? सो आपको क्या लगता है कि किस वाली शोबे से, या कह सकते हैं कि किस मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके हवाले से या तो उस तरह आगाही इतनी नहीं है, या हमारे पास इतनी मेडिकेशन नहीं है कि हम सबको कैटर कर सकें? लेकिन जब जो बात हो रही है दुनिया में, मिडिल ईस्ट में जो डेवलप कंट्रीज हैं, वो लॉन्गेविटी की बात हो रही है, और वो थ्रू होती है अवेयरनेस, और वो होती है हेल्थ कॉन्शियसनेस। और अगर जब तो मैंने पहले भी बात की कि अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू हेल्थ सिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है। और जब आप बात कर रही हैं तो पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस देखें तो वी आर दैन टॉप कंट्रीज, हाई बर्डन कंट्रीज में आते हैं, HBDC में, हाई बर्डन डिजीज कंट्रीज ट्यूबरक्लोसिस में। डायबिटीज की बात करें तो वी आर कैरिंग 34 मिलियन पॉपुलेशन, और जिस देशों से ये बढ़ रही है हम सेकंड बिगेस्ट कंट्री बन जाएंगे बाय द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सिमिलरली टाइफाइड में देखें तो हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड के स्ट्रेन पाकिस्तान से हो रहे हैं। ठीक है। मलेरिया है, मलेरिया में हाई बर्डन डिजीज कंट्री है। उसकी वजह यह है कि हम एक तरफ तो हमारे पास जो डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल नहीं है प्रॉपरली अर्ली डायग्नोसिस के, दूसरी तरफ यह है कि जो अवेलेबल है वो कास्ट इफेक्टिवनेस नहीं है, कास्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वो आम आदमी जो है अपनी लेबॉर्ट्री जो आउट ऑफ पॉकेट टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, उसकी वजह से उनकी प्रॉपर डायग्नोस नहीं होती। तीसरी वजह जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं कर रहे, और डॉक्टर्स हमारी 50% सेल फार्मास्यूटिकल की एंटीबायोटिक्स की है, और वो अगर विदाउट डायग्नोसिस देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती रहेगी। तो इस वक्त जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो हेल्थ कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब देखें ना, डायबिटिक केयर में अगर आप प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट हैबिट, फूड हैबिट सही करने, और हमारी एक जो यानी फूड इंडस्ट्री को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल ना हो जो आपके लिए हेल्थ हैजर्ड हैं। तो ओवरऑल हमें एक हेल्दी नेशन के तौर पे अगर जाना है और अगर डेवलप करना है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें भी नीड हेल्दी नेशन। इसी में आपने बात की ना कि ये सबका रेशियो बढ़ता जा रहा है, राइट? लेकिन जब आपने अवेयरनेस की बात की, अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पोलियो के बारे में अवेयरनेस मैं जब से पैदा हो गई मैं देखती आई हूँ, लेकिन स्टिल हमारे पाकिस्तानियों में वो अडॉप्शन नहीं आ सकी है कि वो उसको एक्सेप्ट करें और उसके जो मर्ज का इलाज है उसको भी एक्सेप्ट करें। फिर भी हम देख रहे हैं कि उसका रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, और पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क रह गए तकरीबन जो पोलियो का शिकार होता है। सो ये क्या कौन सा माइंडसेट है? आखिर ये आप अवेयरनेस तो दे रहे हैं, आप मेडिकेशन भी दे रहे हैं, आप उसके लिए वॉलंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं, अब उस पर कोई कॉस्ट वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे? इट्स अनफॉर्चुनेट। एजुकेशन और लिटरेसी रेट भी हमारे यहाँ कम है, और ख़ासतौर पे अगर आप देखें जो पोलियो के केसेस मिलते भी हैं तो उन एरिया से मिलते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। ठीक है। अगर वो लिटरेसी रेट, हमें एजुकेशन जब तक नहीं होगी तो हमें अपना पता ही नहीं होगा कि अब देखें ना, लोग वैक्सीन लगवाते हुए बहुत डरते हैं, और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जो फ्लू की वैक्सीन है हर साल सीजन में आती है और लोग नहीं उसको लगाते, और अगर लगा लें तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंजा A, B जो उसकी जिसकी वजह से आप देखें ना, फिर आप जब बीमार होते हैं आप स्प्रेड आउट करते हैं, दूसरों को स्प्रेड करते हैं, फिर आप 8 दिन 10 दिन घर पे बैठते हैं। तो आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करना चाहते हैं और जैसी सीजन शुरू हो और आप इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ले लें तो इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट ना, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, तो आप हेल्दी रहेंगे और हेल्थ को स्प्रेड आउट करेंगे। तो थोड़ा सा आई थिंक एजुकेशन और लिटरेसी रेट ना होने की वजह से भी हमारा चैलेंज है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर ये कंटिन्यू रहेगी एफर्ट, वुमेन हेल्थ की बात हो रही है, वुमेन हेल्थ पे देखें ना, सर्वाइकल कैंसर जो है एक ट्रीटेबल कैंसर है जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए भी पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज जहाँ पे EPI प्रोग्राम में HPV की वैक्सीन अवेलेबल हो गई है। आप ये जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अभी अवेयरनेस उस तरीके से नहीं है, और लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे। हाँ, उस पर बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं खुल के। हालांकि देखें अब HPV जो वैक्सीन है वो EPI प्रोग्राम के अंदर हमारे आ चुकी है, और 9 से 12 साल की 14 साल की बच्चियों के लिए फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल भी है। लेकिन आप देखें पूरी दुनिया में HPV की वैक्सीन से आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं।
और ये अगर एक वैक्सीन से ही हाँ आप इतना जो है उससे बच जिंदगी आप सकते हैं, बचा आपकी सकते हैं जिंदगी आप बच ये देखें ना, सकती है। अर्ली कैंसर की बात कर ली तो अर्ली कैंसर तो ये है कि प्रिवेंटिव की तरफ जाएं। अब तो हमें प्रिवेंटिव मैनेजमेंट जाना है ना, तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ये है कि आप वैक्सीन लें टाइमली। जिस तरह आपने पोलियो की बात की, मैं HPV की आपसे शेयर की, तो ये वो चीज़ें हैं जो अगर हम अडाप्टेबिलिटी है अडाप्ट कर लें, और डेफिनेटली एक हमें अवेयरनेस चाहिए, कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन चाहिए, हमें अपने बच्चों को हर रोज़ ये बताना है, तो डेफिनेटली अडाप्टेबिलिटी आ जाएगी। ऑल राइट इंशाल्लाह वील मेक सर, आज यौम पाकिस्तान है, मैं चाहूँगा इस मौके से आप बात करें कि पाकिस्तान की हेल्थ केयर इंडस्ट्री को और वैसे इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए क्या क्या चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स होनी चाहिए, होना क्या चाहिए, मॉडल आपने क्या अभी तक निकाला अपने बिजनेस को देखते हुए? आप हेल्थ केयर को तो जानते हैं, उसके अकॉर्डिंगली तो समझते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक रुझान चला हुआ है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट का भी जिक्र किया, SIFC जैसे इदारे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं जो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जनरेट की जाए। यहाँ के बिजनेसमैन को आप समझते हैं कि उसको कितनी प्रॉब्लम होती है वन विंडो सोल्यूशन ना होने की वजह से। सो एज ए पाकिस्तानी ऑन 23 मार्च में चाहूँगा कि आप इस मौजू के ऊपर भी बात करें। लेकिन जी, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, इज़ अ ड्रीम ऑफ आवर फोर फादर्स ने काम किया, जिसकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में बैठे हैं और सांस ले रहे हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे ख्याल में नहीं है कि आप अपने घर के अंदर आज़ाद माहौल के अंदर सांस लें और जिएं। तो हम सबको एज ए पाकिस्तानी एक नए चैप्टर की तरफ जाना है। हमने एक फाउंडेशन तो बना ली, एंड वन नेशन कहाँ है? वो वन नेशन का तस्वुर वो तो नहीं मिलता। वो डेफिनेटली देखें जी, हमारी हिस्ट्री मैं समझता हूँ अभी भी बहुत थोड़ी है। हमें अभी हिस्ट्री के अंदर ना नीड जो नेशन बनती हैं वो ओवर द हिस्ट्री बनती हैं और उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल। और मैं समझता हूँ कि अभी भी जो एवोल्यूशन का जो स्टेज है, जो इवॉल्व हो रहे हैं, वो इट विल टेक सम मोर टाइम। लेकिन जितनी जल्दी अगर हम अपने आप को और डिसिप्लिन कर लें, ठीक है, हमारी जो देखें जी, हमारा जो बार ब्रेन ड्रेन भी होता है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह 240 मिलियन लोग हैं यहाँ पे, एक पहली चीज़ तो पॉपुलेशन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे टैलेंट है, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा टैलेंट दिया हुआ है। हमारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे आर रिनाउंड ओवर द वर्ल्ड, साइंटिस्ट दे आर रिनाउंड ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अब हमें अपने यंग जनरेशन को ड्राइव करना है टुवर्ड्स एज ए बिल्डर्स, टुवर्ड्स एज ए रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। अब उनको जो एक जॉब पे लगा दें, दे आर जॉब सीकर्स के, पाकिस्तान से बाहर जाएं, मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो आपको तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है। वो इकोनॉमिक चैलेंजेस इश्यूज हैं, हम वी आर पासिंग थ्रू दैट टर्बुलेंस एज वेल। लेकिन अगर आज हम एक डिटर्मिनेशन करें, देखें हमने 1940 में एक डिटर्मिनेशन थी कि पाकिस्तान की करदाद पेश हुई और हमने 7 साल में अचीव की। तो आज हम अगर अपने आप को डिटर्मिन कर लें और एक डिसीजन ले लें कि हमने पाकिस्तान को सेल्फ रिलायंट करना है, सेल्फ सस्टेनेबल करना है, और हेल्थ केयर को मैं समझता हूँ एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैं चाहूँगा कि हेल्थ केयर शुड बी अवर प्रायोरिटी नंबर 1, क्योंकि हेल्दी नेशन ही हेल्दी हमारी नेशन को स्ट्रॉन्ग करेगी और कल हमारे मुल्क को इकोनॉमिकली दुनिया पूरी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच जफर महमूद साहब फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर